मिडिल एजुकेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली सोशल साइंस का लेकर के आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 8। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने सही सुना। आपके लिए मैं पूरा का पूरा जियोग्राफी कंप्लीट करा दिया हूँ, पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया हूँ एंड फाइनली अब बारी है पॉलिटी अर्थात राजनीति की। आपको पता है ना, मैं चलाया हूँ टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका उद्देश्य है उन गरीब बच्चों को जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश कोचिंग संस्थान या फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मिडिल एजुकेशन टोटल फ्री में टॉप कराने के लिए उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका है जो उनके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मिडिल एजुकेशन को नहीं जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी मेरा वीडियो आता है लगभग एवरेज 4 से 5 हज़ार बच्चे उस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं और ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं। एंड फाइनली मेरा यही टारगेट है कि मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जैसे कि मैं बोला हूँ आपको टॉप कराऊंगा, आपको टॉप कराऊंगा ही कराऊंगा। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टॉपर सीरीज़ के अंतर्गत मैं जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, वायरल पेपर, मॉडल पेपर जिसको कवर कर रहा हूं, तुमको सिंपल सा 10 मिनट का वीडियो देखना ही तो है। बस तुम देख लेना। यार एक बात बताऊं, तुमको याद कराने का ठेका मैं लेके रखा हूं, तुमको पास नहीं टॉप कराने का ठेका मैं लेके रखा हूं, जो कि टोटल फ्री में ठेका है। देखिए स्टूडेंट, टॉपर सीरीज परीक्षा अध्ययन से मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन गणित के लिए परीक्षा बोध बेहतर है तो वहां से मैं कवर कर रहा हूं। बाकी सामाजिक विज्ञान आपका यहीं से चलेगा। अगर आपके पास परीक्षा बोध वगैरह है तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेम है। बस जिस क्वेश्चन को मैं टिक कर दूं उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसे अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, अब जल्द ही इसका मॉडल पेपर भी अपलोड होने वाला है। एक मॉडल पेपर मैंने मंगा लिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ष 2024 का मान्य ब्लूप्रिंट है, जो कि हमने समकालीन भारत 2 में अप्लाई किया एंड यहाँ के सभी क्वेश्चन आंसर को देखा। वही मैं अप्लाई किया था भारत और समकालीन विश्व 2 में और यहाँ के सारे क्वेश्चन आंसर को कवर किया था। और अब बारी है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, जिसमें हमारा पहला अध्याय कहता है सत्ता की साझेदारी, जहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। मतलब एक नंबर का एक प्रश्न आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है संघवाद। संघवाद से 4 नंबर का आएगा, इसको भी आराम से कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। और हमारी कोशिश रहेगी कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यहाँ से 2 नंबर का मात्र प्रश्न आएगा। एक नंबर के 2 प्रश्न बन सकते हैं, फिर बनेगा 2 नंबर का एक प्रश्न। वैसे मैं बता देता हूँ, सत्ता की साझेदारी से 2 नंबर का एक प्रश्न, धर्म, जाति, लैंगिक मसले से आपका 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। ओके, तो ये दोनों हम कवर करेंगे। तो समझिए, इस वीडियो को देखने के बाद 6 नंबर का 100% कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद कहीं किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार टॉप तुम करोगे। अब देखिए, आपका एक फ़र्ज़ बनता है, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत ही कम बोलता हूँ एंड फाइनली इस बार मैं बोलूँगा कि प्लीज़ 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 उन अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो किसी कारणवश से पढ़ाई नहीं कर पाते, बेचारे गरीब हैं। बाकी जिनके पास खूब पैसा है उनको छोड़ दीजिए, उनको रिलीज़ करिए, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उन तक जरूर पहुँचाइएगा। चलिए, तो हम जंप करते हैं सत्ता की साझेदारी की तरफ और देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे एंड क्या होगा इनका सही उत्तर। ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 13, सत्ता की साझेदारी। राजनीति किताब से कवर करेंगे। देखिए, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा करना। अब सत्ता का बंटवारा आपके घरेलू स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है और केंद्र स्तर पर भी होता है। घरेलू स्तर पर कैसे? सपोज करिए कि आपके पिताजी आपके गांव के मुखिया हैं, ठीक है, मुखिया हैं, अच्छा खासा पिताजी का नाम है और पिताजी जो बोलते हैं लोग बाग वही करते हैं। पिताजी के हुए 4 बेटे, ठीक है। अब 4 बेटे में समझो कि पिताजी तो गांव के राजा हैं, पिताजी की ही गांव में चलती है। अब पिताजी के जब 4 बेटे हुए तो चारों का दायित्व तो है कि पिताजी का जो पद था, जो पदवी था, उसे संभाल के रखें, उसका वर्चस्व बना के रखें। तो पिताजी बोलेंगे कि बेटा 4 जगह मेरा साम्राज्य था या फिर है, तो आप एक काम करो, एक जगह का साम्राज्य तुम संभालो। एक जगह का तुम छोटे बेटे, एक जगह का बड़े बेटा, एक का मंझला और एक का संझला बेटा, ये चारों साम्राज्य संभालेंगे। बस यही है सत्ता की साझेदारी, मतलब सत्ता का बंटवारा। ये होता था पहले राजतंत्र में, लेकिन अब वर्तमान में लोकतंत्र है।
लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और जनता अपने सरकार का चुनाव करती है। अब जनता बांटती है कि कौन सत्ता पक्ष में हो, कौन होगा विपक्ष में। सत्ता का बंटवारा अब जनता के हाथ में है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है और आप देखे हो कि कांग्रेस और बीजेपी जम करके मैदान में लड़ाई कर रही थी, लेकिन फाइनली विजय हुआ बीजेपी का, और बीजेपी ने अपना सरकार बनाया। सरकार तो बना लिया, तो सत्ता किसके हाथ में आया? बीजेपी के हाथ में। बस यही है सत्ता की साझेदारी, मतलब सत्ता का बंटवारा। मैं उम्मीद करता हूँ मोटा माटी तुम्हारे दिमाग में एक सिनॉप्सिस तो बन गया होगा कि हमारा चैप्टर कहना क्या चाहता है। 1 नंबर के क्वेश्चंस वैसे बनेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस बनेगा जो कि बनता भी है, तो उन सबको मैं कवर करूंगा आपको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। अगर आप टेस्ट सीरीज़ को अभी तक नहीं जानते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो जाइए सिंपल सा टेलीग्राम पर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 2 नंबर के क्वेश्चंस। पहला नंबर जो कि हमें जानना है, हमारे परीक्षा में कभी नहीं आता है, वो है गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो तुम एक शब्द सुने होगे, विश्व युद्ध और गृह युद्ध। देखो बेटा, गृह युद्ध का मतलब होता है घर में ही लड़ाई करना, उसे कहते हैं गृह युद्ध। और विश्व युद्ध मतलब घर के बाहर लड़ाई करना। घर मतलब हमारा हिंदुस्तान एक घर हो गया, और घर के अंदर ही एक राज्य का मंत्री दूसरे राज्य के मंत्री को मार रहा है, तमाचा थप्पड़ मार रहा है, तीसरा राज्य का मंत्री इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है ना, आपस में लड़ाई होना, मतलब देश के अंदर अशांति होना, हिंसक लड़ाई होना, यही कहलाता है गृह युद्ध। जरूरी नहीं कि इसमें मंत्री शामिल हों। सपोज करिए कि हम सारे स्टूडेंट्स मिल करके और बगावत कर दें कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हमारा पेपर मार्च में होना चाहिए, फरवरी में हम बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे। अगर सारे स्टूडेंट्स एक साथ हो जाएं तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन फाइनली सब हमको करना नहीं है, क्योंकि अगर हमको समय मिल जाएगा फिर भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ाई हम एग्जाम के टाइम पे ही करते हैं। ठीक, इसे कहते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के भीतर हिंसक तरीके से लड़ाई करना, इसे कहते हैं गृह युद्ध। और विश्व युद्ध मतलब देश के बाहर लड़ाई करना। ये मोटा माटी स्ट्रक्चर था। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको पहला प्रश्न देखना है कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह वो संगठन है जो सरकार के नैतिक प्रभावों का विरोध करती है, जिससे उनको व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होते हैं, उसे दबाव समूह कहते हैं। इसे अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो ये है, श्रीलंका में तमिल समस्या को समझाइए। ये 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो तमिल समस्या क्या है जरा समझ लो। देखो यार, ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, समझना थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो कंटाप रहेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में रहते हैं तमिल लोग, और यहाँ पे है बेचारा हमारा श्रीलंका। तो हमारे तमिल लोग क्या करते हैं, यहाँ से गाड़ी उठाए भुर्र श्रीलंका चले गए। श्रीलंका में जाकर के बस गए, रहने लगे, वहाँ का अनाज खाने लगे, तो वहाँ पड़ गई अकाल। तो वहाँ के लोग भगाते हैं कि भैया तुम चले जाओ। अच्छा, खाना तो ठीक है, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं और श्रीलंका में सस्ता काम कर देते हैं। जैसे अगर श्रीलंका के लोग बोलते हैं कि हम 100 रुपये लेंगे, हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं चल ठीक है भाई 80 रुपये दे, मैं काम कर दूंगा। भाई इनका रोजगार मारा जा रहा है ना, सिंपल से यार, जो 80 रुपये में काम कराएगा उसी से काम कराएंगे, है ना, इनका रोजगार मारा जा रहा है। यही तमिल समस्या है। इसलिए जो श्रीलंका में तमिल हैं वो भारतीय तमिल को भगाते हैं कि भैया आप कृपया करके अपने हिंदुस्तान जाइए, वहीं पर रहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, सरकार भी इनके समर्थन में, सरकार बोलती है भाग जाओ भैया, काहे सस्ते में काम करने यहाँ आ रहे हो। और बात भी सही है यार, हम लोग जा करके सस्ते में काम कर रहे हैं, उनका पूरा काम खराब कर रहे हैं। ठीक, बस एक तमिल समस्या का यहाँ से प्रश्न बनेगा, मतलब श्रीलंका तमिल समस्या पर ही प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और ये रहा। बाकी मोस्टली 1 नंबर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एमपी बोर्ड क्लियर नहीं किया है कि 1 नंबर का आएगा 2 नंबर का आएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है तो इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो गया। बस 2 ही क्वेश्चन था आपका, तमिल समस्या, और एक प्रश्न क्या बनेगा आपका, वो वाला वस्तुनिष्ठ वाला। तो वस्तुनिष्ठ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट अध्याय आ गया हमारा संघवाद। यहाँ से आएगा 4 नंबर का, यहाँ से बनेगा 2 नंबर का एक प्रश्न, 1 नंबर का एक प्रश्न, 1 नंबर का एक प्रश्न। इस प्रकार से रहना है ब्लूप्रिंट। ठीक, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं संघवाद से संबंधित 2 नंबर के कौन कौन से प्रश्न बनेंगे जो कि अथवा में पूछ जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र अधिकार क्या होता है या अधिकार क्षेत्र क्या होता है। दोनों सेम चीज़ है, कहीं कहीं क्षेत्र अधिकार देखने को मिलता है, कहीं पर अधिकार क्षेत्र देखने को मिलता है।
तो ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, इसे ही क्षेत्राधिकार कहते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो ऐसा अधिकार, देखो ये सपोज करो ज़मीन हो गया, तो ज़मीन पर जहां तुम्हारा अधिकार हो इसे कहते हैं क्षेत्राधिकार। मतलब जिस क्षेत्र पर अधिकार हो उसे कहते हैं क्षेत्राधिकार। ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गठबंधन सरकार का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या होता है गठबंधन सरकार? तो सिंपल सा यार, गठबंधन का मतलब होता है कई सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के एक ऐसी सरकार का गठन करती हैं जो कि कई सारी पार्टियों से मिलकर के बना होता है, उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। अच्छा, गठबंधन सरकार की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई पार्टी 2/3 बहुमत को पूरा नहीं कर पाती है। सपोज करो कि टोटल 3 सीट है, 3 में से हमको 2/3 मतलब 2 सीट हमको जीतना रहता है और सरकार बनाना होता है। तो अगर 2 सीट हम पूरा नहीं कर पाते तो गठबंधन करते हैं, भाई एक तू आ जा एक तू आ जा, आज मिलकर दोनों लोग सरकार बनाते हैं, इसे कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। 1 नंबर का प्रश्न और बनेगा इस चैप्टर से कि हमारे हिंदुस्तान में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर आपको स्वयं कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आंसर सही करेगा उसको मैं दूंगा हार्ट मतलब लव लाइक, और जो आंसर गलत देगा उसके मैसेज को मैं डिलीट कर दूंगा ताकि कोई स्टूडेंट्स देख ना पाए। ठीक, ऐसा मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, आपका मैसेज डिलीट ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, बस इतने ही प्रश्न बनेंगे यहाँ से, बाकी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एकात्मक शासन का अर्थ क्या होता है? ठीक, इसको समझिएगा, ये तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। एकात्मक शासन का मतलब होता है केवल एक सरकार हो। जैसे अभी हमारे यहाँ संघात्मक शासन है। अब हो सकता है संघात्मक और एकात्मक में अंतर ना पता हो आपको, कोई बात नहीं, मिडिल एजुकेशन तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए बैठा है। देखो, ये हो गया संघात्मक और ये हो गया एकात्मक। अगेन मैं चित्र बनाता हूँ, इसको हटा करके थोड़ी बड़ा थोड़ी लार्ज, ताकि तुमको समझ में आए। ठीक, हमने भी एक टर्म्स बोला कि हमारे हिंदुस्तान में संघात्मक सरकार चल रही है, मतलब ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान हो गया और हिंदुस्तान में 28 राज्य हो गए छोटे छोटे। ठीक, तो अब एक बात तो बेटा, हमारे यहाँ 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक है केंद्र में केंद्र सरकार और दूसरा राज्य में राज्य सरकार। तो 2 सरकारें हैं, इसलिए इसे कहते हैं संघात्मक शासन, मतलब 2 सरकार है। और एकात्मक की बात करूं तो केवल एक सरकार हो, केवल एक सरकार हो। आप कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही सरकार है केंद्र पे, आपका चाइना सबसे अच्छा एग्जाम्पल। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 2 सरकारें हैं, एक बनता है प्रधानमंत्री, दूसरा बनता है मुख्यमंत्री। तो हमारे यहाँ संघात्मक है और यहाँ कहते हैं एकात्मक। मैं उम्मीद करता हूँ चित्र के माध्यम से समझ में तो आया होगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या लिखेंगे। एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है और स्थानीय सरकार का अस्तित्व व शक्तियों केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। वेरी गुड। देखो, यहाँ पर 2 तो मैंने सिनॉप्सिस बनाया, एक बोला केंद्र में, दूसरा होता है राज्य में। तो जब शक्ति का बंटवारा केवल और केवल केंद्र के पास हो, जैसे कि चाइना, उसे कहेंगे एकात्मक। और संघातक मतलब होता है सरकार 2 है और शक्ति भी अलग अलग बटा हो। जैसे हमारे जो पुलिस है, पुलिस की भर्ती कौन कराती है? राज्य सरकार कराती है। पुलिस को पैसा कौन देती है? राज्य सरकार देती है। आपका शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार देखती है। लेकिन जो आपका कोटा से राशन वगैरह मिलता है फ्री में, मतलब 1 रुपये 2 रुपये किलो, वो पूरा का पूरा राज्य और केंद्र मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सहकारी। लेकिन आपका मुद्रा हो गया, रेलवे हो गया, ये पूरा पूरा केंद्र उसको संभालती है, इसे कहते हैं एकात्मक। समझ गए बेटा? मतलब ये कह रहा है कि पूरा हमारे देश की स्थिति को राज्य न संभाले बल्कि पूरा का पूरा केंद्र संभाले, इसे कहेंगे एकात्मक। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। मैंने इसमें जोर इसलिए दिया इतना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। चलिए छोड़ देते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं आएगा। संघीय शासन व्यवस्था, वही संघीय मतलब एक केंद्र और दूसरा राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हो जाए। जैसे एकात्मक मैंने बोला, जैसे मैंने संघात्मक वर्ड यूज़ किया था ना, बस संघात्मक को संघीय कहते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार रीड करना, डेफिनेटली तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। एक और देख लेते हैं, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बहुत ज़्यादा जरूरी है। संघीय मतलब वही संघात्मक। ठीक है, तो ये रहा विशेषताएं। पहला क्या कहा जाता है? सरकार 2 अथवा 2 अधिक स्तरों वाली होती है। मैंने बताया ना, संघीय मतलब 2, एक केंद्र में दूसरा राज्य में। ठीक, दूसरा नंबर,
अलग अलग स्तर पर सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन पर अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में जैसे अलग अलग सरकारें हैं, एक केंद्र पे एक राज्य पे, तो सबका अलग अलग कानून आता है। कभी देखे होगे कि अरे किसानों वाला ही बात करता हूँ, किसान को जो पैसा देती है ज़मीन के लिए, 1 एकड़ कितना नाम ज़मीन हो तो, है ना, तो 6,000 केंद्र सरकार देती है, 4,000 राज्य सरकार देती है। इस तरह मिलकर किसानों को 10,000 रुपये मिलता है। ठीक, सबका अलग अलग टैक्स लगता है और अलग अलग तरीके से ये कार्य करते हैं जनता के भलाई के लिए। तो इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर का पूरा पूरा कवर करूँगा भाई, छूटेगा कुछ नहीं, टेंशन मत लो, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अध्याय नंबर 15 कहता है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। मतलब इस अध्याय में जाति के बारे में, धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में और लैंगिक मतलब स्त्री और पुरुष के बारे में जो लोग भेद करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक प्रश्न इस चैप्टर से हमेशा पूछता है, वो प्रश्न ये है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन की रोजगार उपलब्ध कराई जाती है? तो 100 दिन इसका सही उत्तर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखने का। MP बोर्ड हर साल पूछता है इस प्रश्न को। बाकी 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, बाकी कवर करूँगा पूरा 1 नंबर टेस्ट सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ को जरूर जुड़ना, बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं जो कि टोटल फ्री में है और इस साल फ्री में है। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो नेक्स्ट ईयर भी फ्री में करूँगा, वरना उसका पेड कोर्स ला दूंगा। ठीक है, चलिए भैया, अब देखो पितृ प्रधान क्या है समझना। पितृ प्रधान और मातृ प्रधान 2 शब्द हैं, परीक्षा में नहीं आता है, क्लियर बोलता हूँ। देखो यार, अपने यहाँ चोरी चमारी वाला काम नहीं चलता है। जो नहीं आएगा परीक्षा में, क्लियर बोलता हूँ, नहीं आएगा। जो आएगा उसको बार बार बोलता हूँ, इसे पढ़ लेना, आएगा। और इतना ही नहीं यार, इस बात की गारंटी देता हूँ, तुम हिंदी का पेपर उठा के देख लेना, अगर मिडिल एजुकेशन का बताया हुआ 95% नहीं आया ना, यकीन मानो यूट्यूब में पढ़ाना बंद कर दूंगा। मुझे पिछले 4 साल से लगातार पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और जब मैं यूट्यूब में नहीं आया था उसके पहले भी जिस क्वेश्चंस को टिक कर देता था वो एग्जाम में आता था। ठीक है जी, चलिए। तो पितृ प्रधान और मातृ प्रधान 2 शब्द होते हैं। पितृ मतलब होता है कि पिता के पक्ष में कोई चीज़ बात करना, उसे कहते हैं पितृ प्रधान। अब देखो यार, जैसे हमारे पिताजी के भैया हम क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, बड़े पापा। लेकिन हमारे मम्मी के भैया हम उन्हें क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। तो इधर देखो, चाचा जी का पैर हम छूते हैं और मामा जी पैर हमारे छूते हैं। मतलब जो पिताजी के वंशज हैं उसने कहेंगे पितृ प्रधान, और जो माता जी के वंशज हैं उसे कहते हैं मातृ प्रधान। ठीक है, आगे कवर करेंगे, बस अभी मोटा माटी राउंड फिगर में समझो आखिरकार होता क्या है। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे अब इसे कवर करते हैं। वैसे यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, बाकी ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? मतलब ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण लोग बाग स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। ठीक, ये इसे पढ़ लेना, परीक्षा में नहीं आएगा लेकिन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बीच बीच से बनता है। ठीक है, चलिए। बाकी हमारी टीम लगातार आप लोग के लिए मेहनत करती है, टेस्ट सीरीज़ में लगातार काम करती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्यों ना इसे स्किप करना बेहतर समझें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन जितने बनेंगे मैं टेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। अगर सचमुच ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें राजनीति दल के बारे में कवर करेंगे। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।